तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट का मतलब क्या हुआ? निश्चित रूप से यदि इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यदि सब एसी सर्किट में कनेक्ट है, एसी सोर्स से कनेक्ट है, तो फिर अपन सर्किट को बोलते हैं एलसीआर। तो बच्चों इसलिए कि सबसे पहले अपन को फिर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हो गया करंट, ये हो गया वीआर, ये हो गया करंट है तो करंट लीडिंग रहेगा सी के लिए, और वोल्टेज जो रहेगा वो लैगिंग है वीसी, और ये हो गया वीएल। मतलब कुल मिलाकर 3 वोल्टेज जो है वो वर्क कर रहे हैं। एक ये वीएल, वीसी और फिर ये वीआर, तीनों। तो अब अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले रिजल्टेंट वोल्टेज। तो वी अभी थोड़ी देर के लिए वीआर को भूल जाइए। वीएल अपवर्ड है, वीसी डाउनवर्ड है, और वीएल यदि ग्रेटर है वीसी से तो नेट वोल्टेज हो जाएगा वीएल माइनस वीसी। अब आपको वीएल से मतलब नहीं है, वीसी से मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों का क्या निकल चुका है? रिजल्टेंट वोल्टेज। अब आपके पास वीएल माइनस वीसी और वीआर 2 वोल्टेज है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस 5। इसका लाइन वेक्टर ड्रॉ करोगे, यहां जाएगा VL माइनस VC। तो बच्चों ये नेट वोल्टेज क्या हो गया? अब आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना, तो आप क्या करोगे? tan phi। तो tan phi इज इक्वल टू क्या बनोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, VL माइनस VC अपॉन VR। इसी को आप बोल सकते हो, करंट तो सेम रहेगा ना, तो I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R। I कैंसिल, तो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अब आप चाहें तो XL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओमेगा L XC 1 अपॉन ओमेगा C, और फिर इससे फेज डिफरेंस निकल आएगा। यदि आपको इम्पीडेंस फाइंड करना है तो आप नेट वोल्टेज फाइंड कीजिए। तो नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये V क्या होगा? रिजल्टेंट वोल्टेज, तो I into Z, Z LCR, LCR सर्किट का इम्पीडेंस ये जाएगा रूट ओवर VL की जगह जाएगा I into XL माइनस I into XC स्क्वायर प्लस I into R स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कैंसिल कर देंगे, तो Z LCR is equal to root over XL minus XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड कर लेंगे? इम्पीडेंस। रहा सवाल आपको ग्राफ ड्रॉ करने का, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज ये लीडिंग है और करंट लैगिंग है। तो डेफिनेटली वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में। ग्राफ ऐसा जाएगा। ये हो गया बच्चों। अच्छा, ये सर्किट भी बिहेव करता है एज अ रेजोनेंट सर्किट। तो रेजोनेंट सर्किट की कंडीशन सेम रहेगी फॉर रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट में करंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। इंपेडेंस कैसा होना चाहिए? मिनिमम। अब इंपेडेंस जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप मिनिमम करने के लिए आप तो जीरो कर नहीं सकते, नहीं तो वो एलसीआर ही नहीं बचेगा, तो एलसी सर्किट हो जाएगा। तो आर जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है।
तो यदि स्क्वायर लगा होगा तो नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और आपको यदि पॉजिटिव हुआ तो इसका ऐड हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो हमको चूंकि मिनिमम चाहिए तो इसकी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो इसका मतलब xl माइनस xc इज इक्वल टू 0। इसका मतलब xl इज इक्वल टू xc। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आपको ये तो क्लियर, ये ओमेगा l हो गया, ये 1 अपॉन ओमेगा c हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन lc, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर lc। तो AC के एंगुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1 अपॉन रूट ओवर LC, और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, इसका मतलब f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इनटू रूट ओवर LC। ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यदि AC फ्रीक्वेंसी इतनी हुई तो इसका मतलब है कि LCR सर्किट क्या हो जाएगा, रेजोनेंट सर्किट, क्योंकि इस कंडीशन में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम। तो ये है बच्चों कंप्लीट LCR सर्किट। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है पावर इन एन AC सर्किट, डिफरेंट AC सर्किट। तो एक्चुअली में जब अपन पावर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो P इज इक्वल टू आता है P RMS इंटू I RMS इंटू cos phi। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और सप्लाई वैल्यू, जैसे अपने यहाँ पर सप्लाई वैल्यू 220 वोल्ट्स है ना वो। तो आप लोग को सबको पता है, मैंने आपको बताया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2। V नॉट मतलब पीक वैल्यू, सिमिलरली IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाय रूट 2। तो बच्चों इस कंडीशन में जो हम लोग पावर की बात करें, यहाँ cos फाई जो है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, cos फाई पावर फैक्टर, क्योंकि यही तो डिसाइड कर रहा ना एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट, ये कौन डिसाइड कर रहा है, cos फाई, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट देखते हैं एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स। तो फर्स्ट इन आर सर्किट, तो आर सर्किट के लिए बच्चों फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अपन को मालूम है करंट और वोल्टेज दोनों कैसे होते हैं, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो फेज डिफरेंस कितना होता है 0। अब जब फाई की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये cos की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, क्योंकि आपको मालूम है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो जब बच्चों यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, मतलब जो पावर कंज्यूम होगा एवरेज पावर वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन में पावर कैसा कंज्यूम होगा, मैक्सिमम। इसीलिए कभी भी प्योरली आर सर्किट कोशिश करते नहीं बनाए जाते। आप देखो एक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस है वो, लेकिन आप देखो उसको भी कॉइल शेप दिया जाता है। यदि आप देखें जो आप इमर्शन रॉड आती है पानी गर्म करने के लिए, वो क्या है, प्योर रेजिस्टेंस तो है, लेकिन आप नीचे देखें उसको भी तो थोड़ा सा इस तरीके से कॉइल शेप दे देते हैं। उसका रीजन है कि जो आर सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, बिजली का बिल भी बहुत आएगा। सेकेंड इन एल सर्किट
तो एल सर्किट के लिए तो आपने फेज डिफरेंस देखा था 90, क्योंकि एल सर्किट आपको मालूम है ये है करंट आई, ये था आपका वी आर, ये था वी एल और ये था वी सी। तो आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में, फेज डिफरेंस जीरो था। लेकिन एल सर्किट के लिए आप बात करोगे तो फेज डिफरेंस कितना था 90। तो यदि आप यहाँ पर सी सर्किट में भी यही होने वाला है, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि एल सर्किट में 590, तो आप सब बोलेंगे cos 90 is equal to 0। अब जब cos की वैल्यू 0 है तो पावर भी कितना कंज्यूम होगा 0। मतलब किसी कॉइल में आप इसी करंट को फ्लो करवाइएगा और यदि वो प्योरली एल सर्किट है तो कॉइल जो है वो वर्क करेगी, बिजली का बिल नहीं आएगा। पर बच्चों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब कॉइल को आप कनेक्ट करोगे और उसमें एसी फ्लो करेगी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होगी, फ्लक्स चेंज होंगे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो ओरिजिनल करंट के लिए कैसा बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर वो आर भी आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। हालांकि जो आगे मैंने टॉपिक लिखा ना चोक कॉइल, वो इसी पर बेस्ड रहता है। चोक कॉइल जो है वो ट्यूबलाइट जो रहती थी पुरानी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक में भी रहता है, तो एक कॉइल यूज की जाती है सीरीज में। ऐसे कॉपर चोक आते थे, कॉपर वायर, कॉपर का रेजिस्टेंस कम रहता है ना, मिनिमम रहता है, इंडक्टेंस हाई रहता है। तो चोक कॉइल वही है, लो रेजिस्टेंस एंड हाईली इंडक्टिव कॉइल इज कॉल्ड चोक कॉइल। मतलब वो आर एल सर्किट रहता है। एल सर्किट, प्योरली एल सर्किट पॉसिबल नहीं हो पाता है। थर्ड, नेक्स्ट इन सी सर्किट, सी सर्किट, तो सी सर्किट में एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा, यहां भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी। 590 cos 90 0 और एवरेज पावर जो है वो कितना हो जाएगा 0। फोर्थ, आर एल सर्किट, तो इसके लिए आप निकालिए cos 5, इजीली निकाल लेंगे, आपको पता है ये हो गया करंट, ये हो गया आपका वी आर, ये हो गया वी एल और ये हो गया नेट वोल्टेज, ये हो गया 5। वी एल का लाइन वेक्टर यहाँ ड्रॉ करोगे ये जाएगा वी एल। तो यदि मैं पूछूंगा आपसे cos 5, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है वी आर और हाइपोटेन्यूज v, और v कितना दिख रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब वी आर आपको पता आई आर, यहां भी आई आर, और वी एल आई इंटू एक्सएल, तो यहां पर आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट में बाहर आएगा तो आई, न्यूमरेटर के आई को कैंसिल कर दो, कुल मिलाकर r अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल मतलब ओमेगा एल और एल मतलब इंडक्टेंस। तो इस तरीके से cos 5 की वैल्यू आ जाएगी। जब cos 5 आएगा तो आप एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ये आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है, P is equal to VRMS IRMS into cos 5। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि एवरेज पावर कम कंज्यूम हो तो कैसे करोगे, cos 5 की वैल्यू कम कर दीजिए। cos 5 की वैल्यू कम कैसे होगी, रेजिस्टेंस कम कर दीजिए, इंडक्टेंस बढ़ा दीजिए, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, तो एल की वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए। और यही चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट है। चोक कॉइल जो रहती है वो लो रेजिस्टेंस और हाईली इंडक्टिव कॉइल रहती है, इंडक्टेंस हाई रहता है। क्वेश्चन बनता है ये,
तो उसके बेसिस पर cos phi की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे एवरेज पावर कम कंज्यूम होता है। तो मेरा एक साथ आपके जो कॉइल जो है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट बच्चों सेम ऐसा ही आरसी सर्किट के लिए आप लिख सकते हैं और सेम ऐसा ही आप एलसी सर्किट के लिए। अच्छा आरसी सर्किट के लिए बात करोगे तो भी क्या होगा कि आपका करंट हो गया, ये वीआर हो गया, वीसी हो गया, नेट वोल्टेज हो गया, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई हो गया, वीसी का लाइन वेक्टर ड्रॉप करोगे तो वीसी हो गया, cos फाई निकाल लोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो वी आर अपॉन वी, मतलब वी आर अपॉन वी मतलब रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। अब वी आर मतलब आई इंटू आर और वीसी मतलब आई इंटू एक्स, तो इससे ये cos फाई निकल आएगा। यदि यही चीज मैं बोलता हूँ आपको एलसी सर्किट के लिए, एलसी तो आपको एलसी सर्किट के लिए मालूम है फेज डिफरेंस कितना होता है 0 सॉरी 90 सॉरी, क्योंकि ये करंट होगा, ये VL और ये VC, तो नेट वोल्टेज निकालोगे तो क्या जाएगा VL माइनस VC, अपवर्ड चला जाएगा, करंट हॉरिजॉन्टल मतलब 90 का एंगल बन जाएगा। तो फाई की वैल्यू 90 थी, cos 90 0, तो एवरेज पावर जो कंज्यूम होगा वो भी कितना हो जाएगा 0, एवरेज पावर। तो बच्चों ये अपन ने देखा एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स, तो आपको समझना होगा ये। अब इसी से रिलेटेड मुझे एक और कॉन्सेप्ट बताना है, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब ऐसा करंट जिसका पावर 0 हो। अब ऐसा करंट जिसका पावर 0 हो तो कुछ नहीं है, ये प्योरली आप एल सर्किट, सी सर्किट और एलसी सर्किट की बात करें, यदि ऐसे हैं तो इनमें जो करंट फ्लो करेगा वो पावरलेस होगा, वॉटलेस। तो नेक्स्ट बच्चों चौपाई भी मैंने आपसे समझा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए आपसे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज तो ट्रांसफार्मर केवल एसी पे वर्क करता है, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब एक्चुअली ट्रांसफार्मर जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घरों के पास में ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, वहीं से सप्लाई होती है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखिए, उसमें इस तरीके से दो कॉइल होती हैं, जिसमें से एक को अपन बोलते हैं प्राइमरी और एक को अपन बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो करंट है वो फॉरवर्ड एसी, क्योंकि एसी से ही कनेक्ट करते हैं इसको, एसी सोर्स, तो इसमें करंट फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। वही मैग्नेटिक फ्लक्स जाकर किससे लिंक होते हैं, सेकेंडरी कॉइल से। वही मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होते हैं सेकेंडरी कॉइल से। तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स में चेंज होता है, उसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है और उसी से एसी फिर डेवलप हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, पहली चीज तो ट्रांसफार्मर को हमेशा एसी से ही, एसी सोर्स से ही कनेक्ट करते हैं। डीसी पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। ऑल्टरनेट ट्रांसफार्मर जो है केवल किस पर वर्क करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट पर। डायरेक्ट करंट, बैटरी का जो करंट है या सेल का जो करंट है उस पर वर्क नहीं करता है। अब सेकेंड किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें जो फ्लक्स है प्राइमरी में, वही तो फ्लक्स लिंक होते हैं। तो यदि अपन बात करें यहाँ पर जो प्राइमरी में ईपी ईएमएफ वोल्टेज माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी, और सेकेंडरी में भी सेम ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी।
क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में सेम रहता है, वही फ्लक्स आकर यहाँ लिंक होते हैं पर सेकंड। तो यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू आ जाएगा NS अपॉन NP। ये कॉन्सेप्ट है इसका। और ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं होता है, मतलब जो यहाँ पावर वही पावर यहाँ पर हो। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज को अपन E से डिनोट कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं EP इनटू IP इज इक्वल टू ES इनटू IS। वोल्टेज EP मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी, IP करंट इन प्राइमरी। तो यदि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो IP अपॉन IS इज इक्वल टू ES अपॉन EP। यहाँ इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड लिखोगे तो जाएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो आप देखें ये 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाय 1 and 2 कंबाइंड। तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू R या R/1। यहाँ पर R को बच्चों बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ES का मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी, EP का मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, IP करंट इन प्राइमरी, IS करंट इन सेकेंडरी, R ट्रांसफार्मर रेशियो। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज होता है। एक्चुअली में ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तुमको यदि ज्यादा वोल्टेज चाहिए है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे, स्टेप अप। कहां पर, जैसे वेल्डर होता है वो इलेक्ट्रिक वेल्डर, वेल्डिंग मशीन लेता है ना, वेल्डिंग मशीन में क्या लगा, ट्रांसफार्मर तो है ही। सप्लाई हो रही 220 वोल्ट्स प्राइमरी पर और सेकेंडरी पर कितना वोल्टेज बन गया 10,000, बहुत हाई वोल्टेज। उसी हाई वोल्टेज से तो एक्चुअली में वो किसी भी चीज में वेल्डिंग करता है। जो वेल्डिंग रॉड है वो कनेक्ट रहती है सेकेंडरी में, जैसे ही वेल्डिंग करना रहता है तो वेल्डिंग रॉड को टच कर देता है। जिस बॉडी को वेल्ड करना है उसको अर्थिंग से, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, करंट फ्लो होने लगता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो करंट ज्यादा मैग्नीट्यूड से, ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड से, तो स्पार्किंग होने लगती है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है। जिस जगह पर मेल्ट करना वो वहां पर वेल्डिंग रॉड मेल्ट होने लगती है, उसको फिल करने लगती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ, जिससे मान लीजिए सपोज आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अब उसमें जो सर्किट प्लेट है उस पर वोल्टेज बहुत कम जाना चाहिए, नहीं तो वो जो भी डायोड है, ट्रांजिस्टर से वो खराब हो जाएंगे। तो जो आपका घर में जो करंट आ रहा है वो पहले कहाँ जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। वो क्या करेगा, 220 वोल्ट्स को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद जाएगा रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में, फिर वो डीसी जो है वो कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट पर। क्योंकि आपके सारे डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये तो सब डीसी पर वर्क करते हैं ना। तो ये है बच्चों, इसका मतलब मैंने जो ट्रांसफार्मर आपको बातों बातों में समझाया वो कितने, 2 टाइप के बता दिए। एक बता दिया स्टेप अप और दूसरा बता दिया स्टेप डाउन। तो यदि मैं आपको अब चाहूं तो दोनों को एक साथ पढ़ा सकता हूं।
तो मान लीजिए मैं पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ। स्टेप अप तो मैंने क्या समझाया तो आपको स्टेप अप के लिए क्या करता है ये बोलो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो लो वोल्टेज को कहाँ लगाओगे आप प्राइमरी में और बढ़ा हुआ वोल्टेज कहाँ मिलेगा आपको सेकेंडरी में। तो आप क्या करोगे इसका मतलब ये कह सकते हो कि ES जो रहता है वो ग्रेटर होता है EB से। स्टेप अप में सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर होता है किससे प्राइमरी से। तो फिर ये कैसे हो जाता भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो ये भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा मतलब NS ग्रेटर होगा NP से। बस यही तो करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। सिंपल जो ऐसी मेटल शीट है मान लीजिए इसको 20 से कट कर दिया और ऐसी कई प्लेट्स ले ली और सबको कंबाइन कर दिया तो इस तरीके से आपका पूरा फ्रेम बनता है। सब में आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा और ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा इस तरीके से हॉलो है और फिर इसमें यहाँ पर प्राइमरी कॉइल माउंटेड रहती है और इस फ्रेम में सेकेंडरी लैमिनेटेड फ्रेम रहता है। रीजन है कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा उसको। तो यदि इसमें बनाना है स्टेप अप तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रख दिए जाते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रख दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक ये क्या करने लगता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज कर देते हैं। अब स्वाभाविक है ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। तो थर्ड स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है न्यूमरेटर ग्रेटर बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर से सब पूरा तो यहाँ भी ऐसे ही होगा IP ग्रेटर होगा IS मतलब जो प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट जो जाता है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे। और फोर्थ R ग्रेटर होता है 1 से। ट्रांसफार्मर रेशियो जो रहता है वो ग्रेटर रहता है 1 से। मतलब यदि मैं क्वेश्चन करूं आपसे अच्छा डिस्कस करता हूं ये तो गए स्टेप अप के पॉइंट्स। स्टेप डाउन के पॉइंट्स यदि मैं पूछूं आपसे क्या होंगे तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे भाई। यहाँ पर स्टेप डाउन के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएंगे स्टेप डाउन। तो यहाँ पर ES लेस जाएगा EP से NS लेस जाएगा NP से। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रख देते हैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं। यहाँ पर IP लेस हो जाएगा IS से R लेस हो जाएगा 1 से। मतलब दो ट्रांसफार्मर हैं उसमें से एक का ट्रांसफार्मर रेशियो 0.9 है और एक का 1.2 है। सपोज कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है सिंपल सी बात है 0.9 वाला जो स्टेप डाउन 1.2 जो बता रहा हूँ वो स्टेप अप क्योंकि स्टेप अप के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा एक और बात है कि जहाँ करंट ज़्यादा होता है वहाँ हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और हीट यदि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। हो सकता है ट्रांसफार्मर जल भी जाए। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं जहाँ पर करंट ज़्यादा हो भाई आपका H का फॉर्मूला क्या है H = I² RT। यदि करंट ज़्यादा है तो I² की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए ना तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। एक वैल्यू बढ़ रही है एक को कम कर दीजिए ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो H = I² RT I यदि ज्यादा है तो R को कम करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइमरी का में करंट ज्यादा है तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम
R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो एरिया यदि ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसमें प्राइमरी वायर्स जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं, प्राइमरी कॉइल के वायर थिक यूज किए जाते हैं, और सेकेंडरी के कैसे किए जाते हैं, थिन यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी किसके वायर थिन और थिक होते हैं। तो मैंने आपको समझा के बताया, रीजन ये है। आप तो डायरेक्ट चाहो तो रट लो, कैसे? तो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, सेकेंडरी में इतनी सी जगह है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए आपको। कैसे वायर यूज करने पड़ेंगे, थिन, तभी तो ज्यादा आएंगे। और इसमें सेम जगह में कम चाहिए तो आप थिक वायर यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्राइमरी के वायर थिक, ये वायर कैसे रहेंगे, थिक, और ये क्या हो जाएंगे, थिन। मेमोरी में आ जाएगा, आपकी याद में रहेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है उसके वायर थिक यूज किए जाते हैं। थिक यूज करने का रीजन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका लॉस नहीं होगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो ये बच्चों है आपके ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद मुझे आपको बताना चाहिए नेक्स्ट डीसी मोटर। नेक्स्ट बच्चों आपका है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर मींस द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अंदर जो रहता है इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें सिंपल आर्मेचर और कॉइल होती है, फील्ड मैग्नेट्स होते हैं, स्लिप रिंग्स होते हैं, और कार्बन ब्रशेस होते हैं, स्टार्टर होता है। ये सब जो है मोटर में होता है। पर यहाँ पर मेन आपका कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और डिटेल में यदि आपको समझना है तो मैंने जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं 12th के टॉपिक्स में, उसमें आप देखिए तो पूरा आपको डिटेल में भी मैंने समझाया है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इतना इनफ है कि एक्चुअली में डीसी मोटर जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब बात होती है जनरेटर और डायनामो। ये क्या है, डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायनामो और जनरेटर, तो एक है आपका एसी डायनामो और दूसरा है डीसी डायनामो। एसी डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, और डीसी डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, यदि आप बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियोस देखिए जो 12th के टॉपिक्स में डले हुए हैं ग्रीन कलर के पोस्टर्स पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है कि जनरेटर एसी डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, और डीसी डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इतनी थ्योरी आपकी इनफ है। अब इसके बेसिस पर अपन जो है एमसीक्यूज कर सकते हैं।